गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रिबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वार इकोनॉमी पढ़ाया था मैंने। उसमें इफेक्ट ऑफ द वार, वर्ल्ड वार का क्या इफेक्ट पड़ा था, ह्यूमन बीइंग पे इसका हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट कमजोर हो गए और आर्म्स रेस स्टार्ट हो गया। आर्म्स रेस होता है हथियारों का रेस वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया, और जिसके कारण वर्ल्ड के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री ने एटॉमिक बम बनाना शुरू कर दिया। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। अर्ली पोस्ट वार ईयर्स इज जस्ट 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड लास्ट हुआ, उसके बाद का जो पीरियड था उसको अर्ली पोस्ट वार ईयर के रूप में जाना था। और उस दौरान इस ड्यूरेशन में जो वर्ल्ड का डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ना है। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम, इसके पहले क्लास में बताया था ब्रेटन वुड्स सिस्टम डेवलप किया गया, उसके द्वारा IMF एंड द वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन हुआ। और मोस्टली IMF और वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन हुआ, लेकिन इसने बेनिफिट दिया केवल वेस्टर्न कंट्रीज को, टेक्नोलॉजिकली डेवलप कंट्रीज को इससे अधिक बेनिफिट हुआ। तो इसके कंपेयर में जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने G77 का फाउंडेशन किया, जो मैंने कल आपको बताया था, G77 का फाउंडेशन किया। हाँ, तो अब द ब्रेटन वुड्स सिस्टम में डेवलपमेंट का ग्रोथ होने लगा। किसी सेक्टर में जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ तो ग्रोथ इसका होने लगा ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, इनकम ऑफ द पीपल। और ट्रेड के सेक्टर वेस्टर्न कंट्रीज जो थे उनका ट्रेड वर्ल्ड वाइड फैलने लगा, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हुआ, ट्रेड के सेक्टर उनको मोस्टली बेनिफिट अधिक होने लगा, उनके इनकम बढ़ने लगे। और उसमें ये दो कंट्रीज थे वेस्टर्न कंट्रीज, जापान ने सबसे अधिक बेनिफिट उठाया ब्रेटन वुड्स सिस्टम से। मैक्सिमम बेनिफिट दैट टेकन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज एंड इन एशिया जापान, मैक्सिमम बेनिफिट इनको मिला इस सिस्टम से। कैसे? इनका एनुअल ग्रोथ रेट 8% हो गया, इनकी गवर्नमेंट स्टेबल थी, इनका इनकम और ट्रेड स्टेबल चल रहा था। फ्लक्चुएशन लिटिल बिट फ्लक्चुएशन हो रहा था, थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा था जो कि हार्मफुल नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट लेस देन 5%, मींस एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था मैक्सिमम, बेरोजगारी कम हो गया। एंड द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इस डेवलप्ड कंट्रीज में, और जापान और जो वेस्टर्न कंट्रीज है यहाँ पर हायर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे थे, और ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे थे। रिसर्च का वर्क हो रहा था, टेक्नोलॉजी डेवलप किए जा रहे थे और वर्ल्ड वाइड इसका एक्सपेंशन हो रहा था। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को मैक्सिमम बेनिफिट नहीं हो रहा था, डेवलपिंग कंट्रीज से बेनिफिट नहीं थे। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज भी इन द रेस ऑफ डेवलपमेंट के रेस में, और स्पेशली आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्री जो जापान का जो डेवलपमेंट का रेस था, इस रेस में आने के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे पैसे। डेवलपिंग कंट्रीज वर इन्वेस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन द रेस ऑफ डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट का रेशियो जो इनका था वो डेवलपिंग कंट्रीज का नहीं हुआ। ठीक है, ये ब्रेटन वुड्स का दूसरा है डिकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस। जस्ट फर्स्ट फेज मैंने बताया ना, जस्ट आफ्टर 1945 जो फर्स्ट पोस्ट वार ईरा था, तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बहुत सारे कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी और बहुत सारे कॉलोनी जो थे वहां पर एक तरह से प्रोटेस्ट उठ गया था, आवाज उठ गया था फॉर इंडिपेंडेंस और फॉर द फ्रीडम। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, इंडिया में भी वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार ही आवाज उठ गई थी फुल फ्रीडम के लिए। 1942 में देखिए हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया। तो उसी तरह जहां जहां भी ये वेस्टर्न कंट्रीज के कॉलोनीज थे, सभी जगह ग्रेटर वॉइस से डिमांड स्टार्ट हो गया फॉर द फ्रीडम एंड फॉर द लिबर्टी।
और जिसके कारण जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वह वहां कमजोर होने लगी, पहला। और दूसरा कारण था कि उन्होंने अपना फोकस दे रखा था वर्ल्ड वार में। तो वो जब अपना फोकस दे रखा था वर्ल्ड वार में, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जहां थी कॉलोनीज में, वहां वो कमजोर हो गई, जिसके कारण उन्हें 1945 के बाद, वर्ल्ड वार के बाद, इकोनॉमिक वीकनेस के कारण कई और हेल्पलेसनेस के कारण कई कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस करने पड़े। जो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, इंडोनेशिया से हो गया, फिर आपको वियतनाम से हुआ, इंडिया से हुआ, सभी जगह से हुए, तो फ्रीडम मिला उन्हें, डीकोलोनाइज। IMF और वर्ल्ड बैंक जस्ट 45 के बाद ये एसेंशियली इंडस्ट्रियल कंट्रीज को, नेशन को हेल्प कर रहे थे और डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प कर रहे थे। और वेयर ये जो है आपका IMF और वर्ल्ड बैंक, ये पुअर कंट्रीज और कॉलोनीज के पॉवर्टी प्रॉब्लम को और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो ब्रिटेन वुड के जो दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे, इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद given the focus for the development of the only Western countries and the developed countries. That these twins never get given the importance to the colonized countries, other countries that become from the colonial government free. उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनमें पॉवर्टी थी ऑलरेडी पहले से, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा था, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ध्यान दिया उन्होंने केवल डेवलप कंट्रीज। यूएनओ ने उसके बाद सेम टाइम मैंने बताया था 1945 में यूएनओ का फाउंडेशन हुआ। यूएनओ का फाउंडेशन हुआ था टू मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति बहाल करने के लिए। तो यूएनओ ने कॉलोनीज को लिबरेट करने में, कई कॉलोनीज, वर्ल्ड के कई कॉलोनीज को लिबरेट करने में मदद दिलवाया। यूएनओ ने हेल्प किया बहुत सारे कॉलोनी को वहां से वेस्टर्न कंट्रीज से मुक्त करवाने, फ्री करवाने। डेवलप्ड नेशन और MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो आप करते हैं, इन्होंने उसके बाद वर्ल्ड वॉर के सेकंड के बाद डेवलपिंग कंट्रीज के रिसोर्स को एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया और उसके रिसोर्स को स्टार्ट किया एक्सप्लॉयटेशन करना। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को भी बेनिफिट कुछ हो रहे थे। वन साइड द डेवलप्ड कंट्रीज वेयर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली, बट अनदर साइड there were benefits for the developing countries. Which type of benefits? The benefits of the employment, because the developed countries were setting up the different industries in the factories of the in the developing countries and employing the people of the developing countries. So employment increases in the developing countries, बढ़ता चला गया। और ये आपको मल्टीनेशनल कंपनीज ने ग्लोबल ट्रेड को इन्फ्लुएंस किया। वो कैसे? तो मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सेलिंग ऑफ द गुड्स, ये केवल एक कंट्री में नहीं वर्ल्ड वाइड करने लगे। कैपिटल का फ्लो होने लगा और लेबर का फ्लो होने लगा वर्ल्ड वाइड। तो इस तरह से MNC और डेवलप्ड कंट्री ने एक्सप्लॉयटेशन भी किया और साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज में को मौका भी दिया अपने आप को ग्रो करने का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप, इन द ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें देख रहे हैं पोस्ट वार लड़ाई के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वर्ल्ड का इकोनॉमी स्टेबल भी था और रैपिडली ग्रोथ भी कर रहा था। लेकिन ये मैंने पिछली क्लास बताया था कि ये दिस टाइप ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ वाज जस्ट लाइक बिल्डिंग बिल्ड ऑन द सैंड। तो कुछ दिनों के बाद फिर वो बैक पोजीशन पर आने लगा,
रैपिडली उसका इंक्रीमेंट घट के ग्रोथ में घटने लगा। 1960 उसके रीजन कहीं थे। 1960 में, और इससे पहले मैं बताया था आपको कि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में यूएस डॉलर का कंपेयर कर दिया गया गोल्ड से, उसका वैल्यू कर दिया गया और वर्ल्ड वाइड उसको रेट को फिक्स कर दिया गया। उसको क्या गया, फिक्स एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर का उससे कंपेयर करके, वर्ल्ड के करेंसी से कंपेयर करके उसको फिक्स एक्सचेंज रेट कर दिया वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के करेंसी से। एंड दैट वाज द एक्शन ऑफ द ब्रिटेन वुड्स। लेकिन 1960 के बाद यूएस डॉलर का रेस्पेक्ट और वैल्यू उस तरह नहीं हुआ, घटता चला जैसा कि पहले था उससे। क्योंकि पहले ब्रिटेन सिस्टम के बाद डॉलर को प्रिंसिपल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड मान लिया गया कि वह ऐसा करेंसी जिसका कंपेयर पूरे वर्ल्ड में किया जाएगा, हर करेंसी से किया जाएगा, इसको मान लिया गया था। लेकिन इसके लिए चैलेंज आ गया सामने, क्योंकि इसकी करेंसी का वैल्यू गोल्ड के कंपेयर घटता चला जा रहा था। इस डॉलर का वैल्यू गोल्ड के कंपेयर घटता चला जा रहा था, रिलेशन ठीक नहीं था उसका। और उस समय तक जो फिक्स एक्सचेंज रेट बनाया गया था वो भी कॉलेप्स कर गया। जो फिक्स एक्सचेंज रेट कॉलेप्स कर गया तो नया एक्सचेंज रेट फिर लाया गया, दैट इज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से देखेंगे एवरी डे डॉलर के कंपेयर में करेंसी का वैल्यू घटता और बढ़ता रहता है, तो उसी को कहा जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और पहले क्या था, फिक्स कर दिया, तो एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर उसका रेट फिक्स ही रहा, उसे कहा गया फिक्स एक्सचेंज रेट। तो नया एक रेट इंट्रोड्यूस किया गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बट 1970 में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़े प्रॉब्लम आने लगे, 70s में आए। कारण उसका था, बड़े जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके यहाँ टेक्नोलॉजी, उतना सुपीरियर टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पा रहा था। उसका कारण भी था कि उन्हें लोन नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे, इंटरनेशनल बैंक के द्वारा लोन भी रेस्ट्रिक्शन हो गया था, नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे। अगर लोन प्रोवाइड किया जाता तो सुपीरियर कंट्रीज से और डेवलप कंट्रीज से ये टेक्नोलॉजी हायर कर सकते, दे सकते थे, अपनी तो ग्रोथ कर सकते थे, तो नहीं दिया जा रहा था। एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज का सेंट्रलाइजेशन हो गया। कुछ खास कंट्रीज में जाकर ये अपने कंपनीज को सेटअप किया, फैक्ट्रीज को सेटअप किया प्रोडक्शन के लिए। स्पेशली उस कंट्रीज में जाने लगे जहां पे इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होता था, प्रोडक्शन का कॉस्ट लेस होता था, वहां के लिए जाकर कंपनी को सेटअप करने लगे। जिसके कारण डेवलपिंग कंट्री, वर्ल्ड के बहुत सारे, अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनका प्रोग्रेस प्रॉपर्ली नहीं हो रहा। 1949 में जो चाइना में एक मूवमेंट हुआ, उसके बाद चाइना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट गया, अपने आप को सेपरेट कर रखा चाइना ने। लेकिन 1991 में फिर एक आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द रशिया हुआ। जब डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण रशिया का हुआ तो रशिया, इससे पहले रशिया और यूएसए दोनों दो पोल थे पावर के। अब एक पावर वीकेंड हो गया, कमजोर हो गया, तो गोपीज्म खत्म हो गया, ग्रुप खत्म हो गया। और ग्रुप खत्म हुआ तो कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस भी समाप्त हुआ। और जब कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस समाप्त हुआ तो कैपिटलिस्ट कंट्री नाउ बिगिन टू प्रोवाइड द लोन टू द डेवलपिंग कंट्रीज, लोन देना स्टार्ट कर दे डेवलपिंग कंट्रीज को। और तब एमएनसी, मैक्सिमम एमएनसी चाइना की ओर मूव कर गए। और क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगता है, जिसके कारण से एमएनसी वहां जाकर प्रोडक्ट करती है और वहां से होल वर्ल्ड को अपने सप्लाई करती है। आज भी आप देखेंगे कि वर्ल्ड के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, टेलीविजन से लेकर के आपको मोबाइल से लेकर बहुत सारे सेट्स में चाइना प्रोडक्शन में आ गए। इसलिए भी है कि वहां मल्टीनेशनल कंपनी का एक तरह से जमावड़ा लग चुका है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी वहां चली गई। इन कंपेयर टू इंडिया देखेंगे, वेजेज वहां पे इंजीनियर्स के वेजेज, स्किल लेबर की वेजेज है वो कम है। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी तो चाहती है कि उसके प्रोडक्शन का वैल्यू, उसके प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो, कम हो। जहां भी उनको वर्ल्ड में प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगा वो अपनी कंपनी को वहां सेटअप करेंगे और वहां पर ग्रोथ होगा। सो दिस इज द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके।
थैंक यू।